जैसा कि लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कि एपी, जीपी, एचपी और एजीपी सीक्वेंसेस कैसे दिखती हैं। अब लेक्चर 2 में हम मेजरली एपी को कवर करेंगे। हमने एपी के बारे में पढ़ा था कि एक टर्म हम लेते हैं, उसमें कोई भी टर्म ऐड करते जाते हैं। जैसे 2 में मैंने 3 ऐड कर दिया, 5 बन गया। फिर 5 में 3 ऐड कर दिया, 8 बन गया। फिर और 3 ऐड कर दिया, 11 बन गया। तो जब ये इस टाइप की सीरीज़ मिलती है तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एपी। यहीं पे हमारे पास डिक्रीजिंग एपी भी होती है। जैसे कि मेरे पास एक टर्म है 100, उसमें से मैं -2 कर दूंगी 99 हो गया, -2 कर दूंगी 96 हो गया, एंड सो ऑन। तो ये वाली जो सीरीज़ होगी वो होगी डिक्रीजिंग एपी। अब मैंने 2 टर्म्स क्लासीफाई किए थे एपी में, ए और डी। जो हमारा ए होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, और जो हमारा डी होता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। और कॉमन डिफरेंस को हम an-1 से डिनोट करते हैं। मतलब एक टर्म और उससे पिछला टर्म, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, जिसमें कि बड़े टर्म से छोटे टर्म को हम माइनस करते हैं। बड़ा टर्म मतलब वैल्यू में बड़ा नहीं, नंबर में बड़ा। सपोज वी आर डूइंग a3 माइनस a2 फॉर d, वी कैन नॉट डू a2 माइनस a3। अगर हम a2 माइनस a3 कैलकुलेट करेंगे तो माइनस d हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा। और जो इंक्रीजिंग एपी होता है उसमें d हमेशा पॉजिटिव होता है, और डिक्रीजिंग एपी में d हमारा नेगेटिव होता है। यहाँ पे a हमारा 2 है और d हमारा 3 है। सेकंड में हमारा a 100 है और d -2 है। इसके बाद हमने पढ़ा था कांस्टेंट एपी क्या होता है। कांस्टेंट एपी, कांस्टेंट एपी में या तो हम 0 ऐड कर देते हैं या 0 को माइनस कर देते हैं। जैसे कि 2 लिखा है, इसमें 0 ऐड कर दूँ, फिर से 2, तो जो टर्म्स हैं वो कांस्टेंट ही रहेंगे क्योंकि d ही हमारा 0 हो जाता है। कांस्टेंट एपी में हमारा d 0 हो जाता है तो सारी सीक्वेंस सेम रहती है। कांस्टेंट एपी। अब यहाँ पे हमें मेजरली 2 से 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला होता है हमारा nth टर्म। nth टर्म में हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो AP है उसका पहला टर्म a होता है तो दूसरा a प्लस डी होता है, फिर a प्लस 2d होता है। मतलब d ऐड होता जाता है, जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड होता जाता है। और कोई बच्चा पूछेगा कि सब्ट्रैक्ट भी तो होता है। अगर d माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट ही होगा। अगर d मेरा माइनस में आता है तो a माइनस डी ही हो जाएगा वो। अगर d मेरा यहाँ पे -3 रहता है तो a -3 हो जाएगा। तो irrespective of the sign of d, the values will be a plus d, a plus 2d, a plus 3d, so on up to a plus n-1d। अगर n टर्म्स है तो a plus n-1d तक जाएगा। ऑब्जर्व करो कैसे। पहले टर्म में 0d ऐड हुआ, फिर 1d, फिर 2d, तो nth टर्म में तो एक कम ऐड होना चाहिए तो n-1d ऐड होगा। इसीलिए AP का जो nth टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं an = a plus n-1 टाइम्स d। और इसी को लास्ट टर्म ऑफ AP भी बोल सकते हैं, जहाँ पे n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर AP के 6 टर्म्स हैं
तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और ए प्लस 5d। तो यहाँ से भी आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि 6 होने पर यहाँ पर 6 - 1 टाइम्स d जो है वो लास्ट टर्म आया, विच इज़ nth टर्म। अब इसके बाद एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ AP का। तो अगर सम ऑफ AP को आप डायरेक्ट फॉर्मूला ना याद करके निकालने की कोशिश करो तो पहले आप सीरीज़ लिखो। सीरीज़ का अगर मैं सम चाहती हूँ तो मैं सारे टर्म्स का सम लिखूँगी, a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस सो ऑन अप टू a प्लस n-1 इंटू d। अब ये ऑब्ज़र्व करो, ये जो a है ये कितनी बार आया है, जितने टर्म्स हैं उतनी बार आया है, n बार आया है। तो मैं इसको n टाइम्स a लिख सकती हूँ और जो d वाले हैं उनको साथ में एक साथ अक्यूमुलेट करके लिख देती हूँ, d 2d 3d अप टू n-1 टाइम्स d। अब इसमें से मैं d को कॉमन ले सकती हूँ। d कॉमन लेने पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू n-1 ऐसा बचेगा। अब यहाँ से एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर जो हमारा होता है n तक, वो आप सभी को पता होगा कि फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। बट यहाँ पे n-1 है, 1 से लेकर n-1। तो जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ मैं n-1 लिख दूँगी। तो मैं लिखूँगी इसको n-1 इंटू n-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसी में -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा n/2। अब मैं यहाँ से LCM अगर लूँगी इस चीज़ का तो ये बनेगा 2an प्लस n इंटू n-1 टाइम्स d डिवाइडेड बाई 2। अब मैं यहाँ से n कॉमन ले सकती हूँ और बाय 2 भी लिख सकती हूँ क्योंकि होल डिवाइडेड बाई 2 है। तो अंदर बचेगा 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारा फॉर्मूला होता है सम का, जिसको कि सभी बच्चों को बहुत ध्यान से याद रखना है। अब ये हमारा हो गया सम का फॉर्मूला। इसको एक और तरीके से ये लिखा जाता है, अगर मैं इस a को 2a को a प्लस a लिख दूँ तो जो लास्ट वाला पार्ट बच गया, ये जो पार्ट हमारा बच गया a प्लस n-1 इंटू d, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, ये लास्ट टर्म हो गया विच इज़ an। तो a प्लस an बाई 2, n इंटू a प्लस an बाई 2, इस तरीके से मैं इसे लिख सकती हूँ। और इसको लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, तो l भी लिख सकते हैं, a प्लस l बाई 2, n इंटू a प्लस l बाई 2। दिस इज़ लास्ट टर्म और डिनोटेड एज an विच इज़ nth टर्म। तो कई जगह आपको लास्ट टर्म दिया रहेगा, फर्स्ट टर्म दिया रहेगा और नंबर ऑफ़ टर्म्स दिए रहेंगे, तो आप डायरेक्ट भी लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम करके और उसको नंबर ऑफ़ टर्म्स से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 2 करके आंसर निकाल सकते हो। तो ये 2 फॉर्म हो गए इस सम को लिखने के। इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन।